नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं विशेष प्रकार के प्रश्न। जो सीरीज चल रही थी, स्पेशल प्रकार के प्रश्न लेकर आए हैं, जिनमें हम चर्चा करने वाले हैं कुछ विशेष प्रश्नों की। ऐसे प्रश्न जो हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, चूंकि अभी एग्जाम बिहार का होने वाला है, जो बिहार पीजीटी का है उसका एग्जाम होने वाला है, और कई स्टेटों के फॉर्म पड़े हुए हैं, तो काफी हाउस पाउच है। और यूपी में भी आयोग चूंकि गठित होने की प्रोसेस में है, चुनाव बाद इसके भी एग्जाम हो जाएंगे, तो तैयारी का अच्छा समय 3-4 माह का जो अभी तक आप क्या थे कि लंबा समय होने के कारण तैयारी आपकी ब्रेक हो गई थी। आज से ही और अभी से ही तैयारी को शार्प दीजिए। 3-4 महीने का समय है अपना बेहतरीन, अपनी क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेटजीज के साथ अगर आप लगते हैं तो सिलेक्शन श्योर होगा। कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। बिल्कुल जब अंत की ओर हैं और एग्जाम की डेटें जो हैं वो 3-4 माह बाद एग्जाम हो जाएंगे, और आयोग का चूंकि प्रोसेस हो चुकी है और थोड़ी प्रोसेस बाकी जो कि चुनाव बाद संपन्न होगा, तो पढ़ना शुरू कर दीजिए। और डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के, मैं पहले भी बताता रहा हूँ, डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के बहुत सारे मित्रों का चयन टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, अभी झारखंड के जो सुधीर जी हैं उनको देखिए, अभी डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के जो सदस्य हैं उनको एमपी में फर्स्ट रैंक थी और झारखंड में उनको ज्वाइनिंग लेटर भी मिला मुख्यमंत्री द्वारा, तो उनको तो बधाई है ही है। तो आप लोग भी जुड़े हमारे साथ। हमारा जो ऐप है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी, ये जो सिंबल है आप गूगल प्ले स्टोर पे डाउनलोड करिए, क्रिएट अकाउंट पे जाइए, नया अकाउंट बनाइए। ये आपके लिए हेल्पलाइन नंबर है, अगर कोई भी समस्या है तो इस नंबर पे कॉल मैसेज कर सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ विजिट कर सकते हैं। तो आज ही जुड़े। हमारे जो कोर्सेज हैं मिनिमम फीस पर उपलब्ध हैं, 799 और 1199 और 1099 और 499। ये 499 वाला प्रैक्टिस बैच है, जिसपे आपको ऑनलाइन आप हमारी वेबसाइट पे या फिर मोबाइल से अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और आप अपना स्कोर भी जान सकते हैं। अपनी एक्यूरेसी आपकी हो जाएगी। आपको जो क्वेश्चन छोड़ के आते हैं, गलत हो जाते हैं, वो सब से आज ही जुड़े। अधिक जानकारी के लिए काले आप मैसेज करें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 122 पे नजर डालते हैं। ये क्या कह रहा है? कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का मतलब होता है प्रतिरक्षा। इनमें निम्नलिखित में कौन सा प्रतिरक्षा का प्रकार है? तो प्रतिरक्षा के प्रकार कई सारे होते हैं, उनमें से वंशानुगत होती है। कैसी होती है? वंशानुगत, जो आपको अपने माता पिता से मिलती है। जैसे जिसके माता पिता बहुत हेल्थी होंगे और स्ट्रांग होंगे, बीमार कम पड़ते होंगे, तो सिंपल सी बात है कि उनके बच्चे भी हेल्थी, स्ट्रांग और बीमार कम पड़ेंगे। जिनके माता पिता कमजोर होंगे और बीमार रहते होंगे, तो संभावना प्रबल है कि उन बच्चे भी उसकी वैसी होगी, बीमार रहेंगे। और दूसरा होता है उपार्जित। उपार्जित का मतलब होता है कि आप अपने आप को अर्जित करते हैं, आप कसरत करते हैं, योगा करते हैं, अच्छी आपकी डाइट है, खान पान सही है, और मोमोज, पिज्जा, बर्गर आदि नहीं खाते हैं, इन सब से बचे रहते हैं, और प्रॉपर आप दूध है और फ्रूट्स है आप लेते हैं, तो ये क्या होता है? उपार्जित है, जिससे आप जल्दी बीमार नहीं होते। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ये दोनों है, तो ऑप्शन सी को सही करेंगे। बोथ ऑफ एबव, दोनों उपयुक्त, दोनों वंशानुगत और उपार्जित, दोनों प्रकार का इम्यूनिटी सिस्टम है, तो ऑप्शन सी को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। इनमें से प्राय वो पेयर कौन सा है जो प्राय करेक्टली मैच्ड है या सही तरीके से मैच है? तो ल्यूकोसोलिनिया की अगर बात करेंगे, ल्यूकोसिलिनिया का सही क्या है? ल्यूकोसोलिनिया पाए किस में जाता है? तो कैल्सिस्पंजी में पाई जाती है, तो ल्यूकोसोलिनिया कैल्सिस्पंजी में पाया जाता है। यूप्लेक्टेला, यूप्लेक्टेला हाइलोस्पोंजिया के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा, सही मैच है। और देख लेते हैं हाइलोनिमा जो है, देखना हाइलो लानेमा जो है, ये किससे है? हाइलोस्पोंजिया से संबंधित है। स्पॉन्जिला किससे संबंधित है? डेमोस्पोंजिया संबंधित है। तो इसमें जो सही मैच है वो प्राय ऑप्शन बी मैच है, यूप्लेक्टेला हाइलोस्पोंजिया। ध्यान रखिएगा। तो हम ऑप्शन क्या करेंगे? बी को सही करेंगे। किसको सही करेंगे? बी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 क्या कह रहा है? मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकेंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो
द लिस्ट। सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो देख लेते हैं यूनियो क्या है। यूनियो से मोती प्राप्त किया जाता है और यूनियो जो होता है इसे सीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीपी। नदियों में जो सीपी यूज होती है ये मोलस्का का सदस्य है। किसका सदस्य है? मोलस्का। तो ए में हमारा क्या सही हुआ? ए में हमारा सही हुआ ए में 2 नंबर सही हुआ। ठीक है। ऑरिलिया किससे संबंधित है? ऑरिलिया और ओबिलिया किससे संबंधित है? तो ये प्राय सीलेंट्रेटा से संबंधित है। तो बी में क्या होगा? बी में होगा ए। एस्टेरियस स्टारफिश इकाइनोडर्मेटा से संबंधित है तो सी में होगा, यहां लिख दें, सी में होगा 3। एस्केरिस निमेटोडा है तो डी में होगा 4। चलो देख लेते हैं कौन सा सही है। तो ए में 2, ठीक, बी में 1, सी में 3 और ये 4। ऑप्शन बी हमारा सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच वन इज द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से सब सही है मगर एक है जो प्रायः सही मैच नहीं है। उन्होंने जो सीलोम है उसको दिया हुआ है और उसके नाम लिख रखे हैं। कहता है इनमें प्रायः कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो कहता है प्रोटोस्टोम आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है, बिल्कुल सही। साइजोसील इकाइनोडर्मेटा में पाई जाती है, यही गलत है। यही क्या है? गलत है। तो इनमें से सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो 25 में बी जो है वो सही सुमेलित नहीं। ड्यूटेरोस्टोम जो है हेमिकॉर्डेटा में, इंटेरोसील हेमिकॉर्डेटा, तो ये प्राय सही है, जबकि प्राय हमारा जो साइजोसील है ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मैच लिस्ट फर्स्ट, लिस्ट सेकेंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। यहाँ उसने लिस्ट दिया हुआ है और उनको सुमेलित करना। चलो देख लेते हैं। पहले तो देख लो जो नियोटिनी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एग्जाम में पूछा जाता है नियोटिनी किस में पाई जाती है? तो एक्सोलोटल लार्वा में पाई जाती है। नियोटिनी किस में पाई जाती है? एक्सोलोटल लार्वा में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। और एक ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोस। इसमें 4 क्वेश्चन है, वही महत्वपूर्ण है। रेट्रोग्रेसिव जो मार्फोसिस है वो हार्डमानियम पाया जाता है, यानी जटिलता से सर। इसका लार्वा कैसा होता है? जटिल होता है, जबकि जब हार्डमानिया यंग होता है या मैच्योर में बदलता है तो सरल हो जाता है, संरचना उसकी सरलीकृत हो जाती है। इसे ही रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस के नाम से जानते हैं। तो इसे ये क्वेश्चन पीजीटी और टीजीटी में कई बार पूछा गया है। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर में भी क्वेश्चन कॉमन रूप से पूछा जाता है। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस हार्डमानिया में देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है? हार्डमानिया में देखने को मिलता है। दूसरी चीज, पार्थिनोजेनेसिस किस में देखने को मिलती है? पार्थिनोजेनेसिस प्रायः हमें एफिड में देखने को मिलती है। किसमें? एफिड में। और ब्लास्टोकाइनेसिस किस में देखने को मिलती है? तो ब्लास्टोकाइनेसिस बटरफ्लाई में देखने को मिलती है। किसमें? बटरफ्लाई में। चलो इनके ऑप्शन देख लेते हैं। अच्छा, क्या करना था? सूची, उसमें सूचियों को देख उठ के अच्छा मैंने वो मुझे लगता है वो आंसर नहीं टाइप किया, तो आपको हमने बता दिया है कौन से किससे मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130 नंबर। स्टडी ऑफ पैलियोंटोलॉजी इज एसोसिएटेड विद। जीवाश्म विज्ञान का अध्ययन किसके साथ जुड़ा हुआ? तो सिंपल सी बात है, जीवाश्म विज्ञान का अध्ययन फॉसिल से या जीवाश्म से ही जुड़ा होगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मटेरियल यूज्ड इन डिटरमाइनिंग द एज ऑफ फॉसिल। इनमें से प्राय, जैसे आप डायनासोर का फॉसिल्स है या आर्क्योपिटेरिक्स का फॉसिल्स है या और किसी भी जो हमारे ह्यूमंस के जो फॉसिल्स हैं, हमारे पूर्वजों के जो फॉसिल्स हैं, तो उनकी एज कैसे पता लगाई जा सकती है कि ये 2000 साल या 20,000 या 1,00,000 वर्ष पुराना है? भाई वहां लिखा तो रहता नहीं कागज पे कि लिख के रखा रहता हो कि हाँ 2000 साल पुराना है।
तो क्या करते हैं, वहां की जो चट्टानें होती हैं उनकी एज निकाली जाती है, चट्टानों की एज निकाली जाती है, अगर फॉसिल्स में कार्बन उपस्थित है तो उसकी एज निकाली जाती है। तो रेडिएटिव कार्बन की अर्धायु आपने इंटरमीडिएट में पढ़ी होगी। इसी से रेडिएटिव कार्बन से ही हम एज निकालते हैं कि यह कितने वर्ष पुराना है। क्या करते हैं, उससे हम एज निकालते हैं कि यह कितने वर्ष पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 132 पे कहता है द एक्सक्रीटिव पोस्ट नैप्टिक पोटेंशियल is produced due to an increased permeability of the cell membrane to उत्तेजनी पोस्ट सिनेप्टिक क्षमता कोशिका झिल्ली की बढ़ी हुई पारगम्यता के कारण उत्पन्न होती है। यह उत्पन्न होती है सोडियम के कारण। किसके कारण उत्पन्न होती है, तो यह प्रायः उत्पन्न होती है सोडियम के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 133 पर। An important polymer of the cell wall of bacteria is बैक्टीरिया की सेल वॉल। ये असिस्टेंट प्रोफेसर में भी क्वेश्चन बना हुआ है और ये पीजीटी में भी क्वेश्चन बन चुका है, दोनों में बना हुआ है। बना था कि जो सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो बैक्टीरिया की अगर हम बात करें बैक्टीरिया की संरचना की, तो ये इस तरह से बैक्टीरिया में दिखाई देता है। ये बैक्टीरिया दिखाई देता है। सबसे बाहर होती है सेल वॉल, इसके नीचे होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसके नीचे होती है नहीं सेल वॉल होगी और सॉरी ये थोड़ा सा अंतर करेंगे, ये कैप्सूल कर लीजिए, कैप्सूल, ये हो गई हमारी सेल वॉल। अब सही है। और ये हमारी हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हो गई। अब इतनी संरचना होगी। अब इसमें से जो ये सेल वॉल बनी होती है, ये प्रायः किसकी बनी होती है, ये म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है, म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है, ध्यान रखिएगा। किसका पॉलीमर होता है, किससे बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकॉन का पॉलीमर होता है। किसका होता है, पेप्टिडोग्लाइकॉन। तो ऑप्शन बी सही है। क्या सही है, ऑप्शन बी सही है। काइटिन, काइटिन की सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो काइटिन की सेल वॉल फंगस की बनी होती है, ध्यान रखिए किसकी बनी होती है, फंगस की। सेल्यूलोज की सेल वॉल प्राय प्लांट की बनी होती है। तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134। मिलेनिन विच द इंपोर्ट्स डार्क कलर टू द मैमेलियन स्किन इज द डेरिवेटिव ऑफ। कहता है जो हमारे शरीर का, किसी भी जंतु के शरीर का जो कलर होता है वो मिलेनिन पिगमेंट पर निर्भर करता है। जिस व्यक्ति में मिलेनिन जितना ज्यादा होगा वो व्यक्ति उतना सांवला होगा, सिंपल सी बात है। दूसरा, मिलेनिन इस बात पे निर्भर करता है, या मिलेनिन जो होता है हमारी त्वचा की रक्षा रेडियो एक्टिव से करता है। जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं सूर्य से, उसकी रक्षा करता है। इसीलिए अगर आप धूप में ज्यादा रहते हैं तो जहां जहां हिस्सा आपका खुला होगा वहां मिलेनिन ज्यादा बनेगा आपके शरीर के बचाव के लिए। यदि आप ठंडे प्रदेश में रहते हैं या आप अमेरिका के ऐसे किसी शहर में रहते हैं जहां बहुत ज्यादा ठंडक रहती है, आप रहेंगे कुछ दिन, आपका कलर नॉर्मल से साफ हो जाएगा, क्योंकि वहां मिलेनिन कम निकलता है। ये भी कहा जाता है कि अगर आप अंधेरे जगह ज्यादा रहते हैं तो मिलेनिन का स्राव कम होता है। तो ये आप देख लीजिएगा, इसको थोड़ा सा आप देखना पड़ेगा। तो मिलेनिन कहता है किससे बनता है, इसका व्युत्पन्न कौन सा अमीनो एसिड करता है, तो टायरोसिन जो अमीनो एसिड है, कौन सा, टायरोसिन जो अमीनो एसिड है, टायरोसिन जो अमीनो एसिड है यही मिलेनिन को व्युत्पत्ति करता है या मिलेनिन को बनाता है। यह हिस्सा होता है थायरॉक्सिन का। किसका हिस्सा होता है, थायरॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135 नंबर। नेल्स, हॉर्न्स, हूप्स ड्राइव्ड फ्रॉम, नाखून, सींग और खुर। मान लेते हैं हम लोगों के जैसे नाखून है, जानवरों के खुर हुए, पैरों में खुर पाए जाते हैं और सींग पाए जाते हैं। ये किसके बने होते हैं, तो ये प्रायः कीरेटिन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, कीरेटिन नामक पदार्थ के बने होते हैं।
इसके बने होते हैं केराटिन नामक पॉलीमर्स के बने होते हैं या केराटिन के बने होते हैं। तो ऑप्शन हम क्या लगाएंगे? सी, नाखून, सींग, खुर आदि केराटिन के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग आयन इज ए कोफैक्टर फॉर कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कहता है इनमें वो आयन कौन सा है जो एक सहायक फैक्टर की तरह या सहायक कारक की तरह कार्य करता है, वो कोफैक्टर कौन सा है? तो हम आपको बता दें कार्बोनिक जो एनहाइड्रेज है ये क्या करता है, ये CO2 और H2O को मिलाकर बना देता है SCO3, बाई कार्बोनस C3 बाई नेट प्लस H प्लस, ये बना देता है। इसमें मुख्य जो है ना एक सहकारक कौन है, तो ध्यान रखिएगा Zn है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि निम्नलिखित में से एनहाइड्रेज के लिए सहकारक, कार्बोनिक एनहाइड्रेज के लिए सहकारक का कार्य कौन सा आयन करता है, तो सहकारक का कार्य प्राय कौन करता है? Zn। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ऑफ क्लोनिंग इन नेचर इज। प्रकृति में क्लोनिंग का उदाहरण है। प्रकृति में क्लोनिंग का उदाहरण क्या, जो नॉर्मली क्लोनिंग होती है वो क्या होती है? तो सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो बाइनरी फ्यूजन, एक कोशिका है और एक कोशिका से एक कोशिका विभाजित हुई और उससे दूसरी कोशिका बन गई, ये बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। तो ये सबसे अच्छा क्लोनिंग का एग्जाम्पल है, क्लोनिंग का एग्जाम्पल है सबसे अच्छा बाइनरी फ्यूजन या द्विखंडन, सबसे अच्छा एग्जाम्पल। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, क्लोनिंग होने की संभावना कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज द ट्रू फिश। इनमें से प्राय वास्तविक मछली कौन सी है? तो देखिए व्हेल जो होती है वो मैमल्स के अंतर्गत आती है। कटल जो फिश होती है, ध्यान रखिएगा, कटल फिश किसको बोलते हैं? सीपिया को कटल फिश के नाम से जानते हैं। सिल्वर फिश जो होती है, सिल्वर फिश जो होती है वो मोलस सॉरी आर्थ्रोपोड्स होती है। सिल्वर फिश क्या होती है? छोटे से कीड़े आपने देखे होंगे, बरसात में आपकी किताबों के पीछे रेंगते रहते चमकीले कीड़े, इस वो चूंकि चमकीले होते हैं इसीलिए उनको सिल्वर फिश के नाम से जानते हैं। हमारा ऑप्शन क्या सही होगा? फ्लाइंग फिश। और ये यूपीटीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया था, फ्लाइंग फिश को किस नाम से जानते हैं? तो फ्लाइंग फिश जो है वो हमारी वास्तविक मछली है और इसको ध्यान रखिएगा, ये मेन क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसको हम एक्सोसीटस के नाम से जानते हैं, एक्सोसीट्स के नाम से जानते हैं। ये याद रखिएगा, ये पीजीटी यूपी पीजीटी 2021 में क्वेश्चन बना था। यूपी टीजीटी में बनाओ या फिर पीजीटी में बनाओ, कि फ्लाइंग फिश का नाम क्या होता है? एक्सोसीटस बोलते हैं, तो फ्लाइंग फिश को बोलते हैं। इसी प्रकार जैसे आपसे हैग फिश बोल देता है मिक्सीन, कटल फिश को तो हमने सीपिया बता ही दिया, इसके अलावा डेविल फिश ऑक्टोपस को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरल डिजीज फाउंड इन डोमेस्टिक एनिमल। निम्नलिखित में से कौन सी वायरल बीमारी घरेलू पालतू जानवरों में पाई जाती है? ट्यूबरकुलोसिस क्या है? ट्यूबरकुलोसिस होती है बैक्टीरिया के द्वारा। किससे होती है? बैक्टीरिया। इसका बैक्टीरिया क्या होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम का बैक्टीरिया होता है। फिर से याद रखिएगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम का बैक्टीरिया होता है जो प्राय टीबी रोग को फैलाता है। जॉन्डिस, जॉन्डिस क्या होता है? जब हमारे शरीर में इन्फेक्शन हो जाता है तो जॉन्डिस होता है। निमोनिया, निमोनिया न्यूमोकोकस बैक्टीरिया से फैलता है तो निमोनिया हो जाता है। अब यहाँ दो ऑप्शन चलते हैं, ध्यान रखिएगा, दो ऑप्शन यहाँ हम आपको बोल रहे हैं, दो ऑप्शन सही हो सकते हैं। एक नन ऑफ दीज को भी सही कर सकते हैं और एक हम कुछ केसेस में वायरस के द्वारा भी जॉन्डिस होती है, तो हम बी और डी दोनों की संभावना व्यक्त करते हैं। अब यहां हम जॉन्डिस किससे मानते हैं? फिजिकल जॉन्डिस हो रही है, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है, या फिर वायरस के द्वारा जॉन्डिस? अगर वायरस के द्वारा है तो बी सही करेंगे, अगर वायरस का इफेक्ट नहीं है, कोई बैक्टीरिया का इफेक्ट है तो डी सही करेंगे। या ये थोड़ा सा ध्यान रखने योग्य क्वेश्चन है और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया, भारत में रेशम का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला, भारत में सबसे ज्यादा रेशम का उत्पादन करने वाला यहाँ प्रदेश दिया है, कौन सा है? कर्नाटका, आसाम, बिहार। कौन कौन सा दिया? कर्नाटका, बिहार, बंगाल और आसाम। तो ध्यान रखिएगा, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाए गए, चाहे वो CSIR के द्वारा बनाए गए हो या IARI के द्वारा बनाए गए हो, इनके द्वारा जो भी रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाए गए, ये उन्हीं प्रदेशों में और वहीं बनाए गए हैं जहां उसका उत्पादन होता है। ध्यान रखिएगा, जिस चीज का उत्पादन जहां ज्यादा होता है वहीं वो रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाए गए। तो सी एक, अभी हम आपको बताते हैं CSTR, ये क्या है? CSTR क्या है? तो ये से बोलते हैं सेंट्रल सिल्क टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट बैंगलोर, लोर में पाया जाता है। इसकी स्थापना 1983 में हुई। एक और इसी से संबंधित क्वेश्चन पूछता है, CSTRI, इसको बोलते हैं क्या? सेंट्रल सेरिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना मैसूर में हुई है। इस हिसाब से ऑप्शन हमारा सही होगा कर्नाटक। और वैसे भी सही है, हम इसलिए दोनों को बताएं, कभी कभी इनके शॉर्ट नाम देके उनकी डिटेल पूछ देता है। अक्सर क्वेश्चन पूछ देता है कि CSTR सेंट्रल सिल्क टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? ऑप्शन में टिक करना है बेंगलुरु। आपसे पूछ सकता है CSTRI कहाँ है? सेंट्रल सेरिकल्चर, क्या होगा? सेरिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, CRI होगा। सेंट्रल सेरिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ स्थित है? वो मैसूर में है। तो इस दोनों को इसलिए हमने आपको बताया। मान लेते हैं पूछ दे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1961 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पूछा है, इंडियन लाक रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड इन, भारत में लाक का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो प्राय कहाँ पाया जाता है? मैसूर, नागपुर, देहरादून या रांची। हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो हम सही क्या करेंगे? ए, रांची में देखने को मिलता है। इंडियन लाक रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड इन रांची। कहाँ देखने को मिलता है? तो यह प्राय हमें रांची में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमंग द फॉलोइंग पार्थिनोजेनेसिस इज फाउंड इन, इनमें से किसमें अनिषेक जन्म पाया जाता है? यानी बिना निषेचन के जहां फल बनता है, पार्थिनोजेनेसिस करते हैं, यहाँ फल तो नहीं है। तो जीव कौन सा ऐसा है? तो वो प्राय हनी बी में देखने को मिलता है। हनी बी में दो तरह के जीव होते हैं, एक फर्टिलाइज होते हैं, फर्टिलाइज्ड, और फर्टिलाइज में कौन सी आती है? क्वीन आती है, और कौन से आते हैं? वर्कर आते हैं। वर्कर बोल सकते हैं, क्यून के बाद जो होते हैं वर्कर। और जो ड्रोन होता है वो हरदम हैप्लॉइड होता है, यानी जो मेल होता है वो हैप्लॉइड होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि मधुमक्खी में हैप्लॉइड कौन होता है, आगुड़ित कौन सा होता है? तो वो प्राय ड्रोन हैप्लॉइड होता है। जो निषेचन के बाद बनते हैं वो रानी बनती है, और सैनिक और वो जितने भी अन्न होते हैं, वर्कर वगैरह, वो सारे फर्टिलाइज से बनते हैं, निषेचित एग से। इसलिए ये जो ड्रोन बनता है, ये इसमें पार्थिनोजेनेसिस पाई जाती है, पार्थिनोजेनेसिस पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन हम क्या सही करेंगे? हनी बी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, पेब्रिन डिजीज अकरिंग, पेब्रिन रोग होता है, पीजीटी का फेवरेट क्वेश्चन है, पेब्रिन रोग किस में देखने को मिलता है? जो पेब्रिन का रोग होता है वो प्राय सिल्क वर्म में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है? पेब्रिन रोग जो होता है वो सिल्क वर्म में देखने को मिलता है। ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ। और उस प्रोटोजोआ का नाम क्या है? नोसीमा बोमाइसिस, बोमाइसिस, नोसीमा बोमाइसिस। इसके द्वारा पेब्रिन रोग हो जाता है, जिससे जो हमारे सिल्क रेशम उत्पादन वाले कीट होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, या बीमार होते हैं, बीमार होकर मर जाते हैं।
फेवरेट पीजीटी का क्वेश्चन है, रानीखेत डिजीज इज एसोसिएटेड विद। रानीखेत जो बीमारी है वो किससे संबंधित है? कई बार पीजीटी में पूछा गया कि रानीखेत की जो बीमारी होती है वो प्रायः किस में पाई जाती है? रानीखेत की जो बीमारी होती है वो मुर्गियों में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? ये रानीखेत की जो बीमारी होती है ये प्रायः मुर्गियों में देखने को मिलती है। रानीखेत की बीमारी मुर्गी पालन में, तो पोल्ट्री उद्योग में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फेमस ऑफ बर्ड्समैन ऑफ इंडिया? पीजीटी, टीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, किसी भी स्टेट का सबसे अच्छा क्वेश्चन है कि बर्ड्समैन ऑफ इंडिया किसे जानते हैं। अब आप उसको ना लिख देना अक्षय कुमार को, जो पता लगा अक्षय कुमार को आप लिख दो। कौन सी 2.0 थी मूवी, अरे क्या बोलते हैं, रोबोट 2, जिसमें वो पक्षी बनता है। देखिए मूवी आप लोगों ने, जरूर देखिएगा, अच्छी मूवी है, तो यूट्यूब पर होगी, तो आप देखेंगे पक्षी मूवी को, तो बहुत पक्षियों की केयर करता है बर्ड्समैन। तो आप ऐसा मत कुछ लिख के आइएगा। बर्ड्समैन भारत में सलीम अली को कहते हैं। किसको कहते हैं? तो प्रायः सलीम अली को भारत में बर्ड्समैन के नाम से जानते हैं। इन्होंने पहली बार सिस्टमैटिक रूप से यानी क्रमिक रूप से वर्ड्स का भारत में अध्ययन किया था, ध्यान रखिएगा। और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के ये प्रमुख भी रहे, बहुत उम्दा व्यक्ति थे, और इन्होंने कई किताबें भी लिखी जो विश्व प्रसिद्ध हैं। इनकी किताबें सलीम अली की। पंचानन महेश्वरी किससे पी महेश्वरी, तो ये एम्ब्रियोलॉजी के पिता, भारत में एम्ब्रियोलॉजी के पिता है। बीरबल साहनी पेलियो बॉटनी के पिता है। कौन? बीरबल साहनी। एम एस स्वामीनाथन किससे संबंधित है? तो ये हरित क्रांति से संबंधित है। तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा, सलीम अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डाइसल्फाइड बॉन्ड इज नॉट फाउंड इन। जो डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, ये सारे हार्मोन्स दिए हैं। कैल्सिटोनिन जो हार्मोन्स है वो किससे संबंधित है? तो जो कैल्सिटोनिन हार्मोन्स है ये प्रायः कैल्शियम किसका किसका वो करता है? तो ये प्रायः कैल्शियम का और फास्फेट का, कैल्शियम और फास्फेट का रेगुलेशन करता है। रेगुलेशन करता है कौन सा? कैल्सिटोनिन हार्मोन। वैसोप्रेसिन क्या होता है? वैसोप्रेसिन क्या करता है? वाटर को रीअब्सॉर्ब करता है। इसकी कमी से क्या हो जाता है? बार बार टॉयलेट आती है। तो एक मेलाइटस और एक देखो नाम नहीं आ रहा है, दो डायबिटीज होती हैं। एक मेलाइटस होती है जो इंसुलिन की कमी से होती है, और एक और है, पी से नाम है, दिमाग से स्लिप हो रहा है, चलो छोड़ उसको, देख लीजिएगा, हमने बताया है वैसे वीडियो में कई बार। वैसोप्रेसिन ग्लूकागॉन हार्मोन से क्या करता है? ये ग्लूकोज लेवल को ब्लड में बढ़ाता है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है? इसको बर्थ हार्मोन्स के भी नाम से जानते हैं। तो हमारा कहता है डाइसल्फाइड बॉन्ड नॉट फाउंड इन। इनमें से वो हार्मोन कौन सा है जिसमें डाइसल्फाइड नहीं पाया जाता? तो ग्लूकागॉन से। कौन है? ग्लूकागॉन, जो कि किससे निकलता है? पैंक्रियाज की अल्फा सेल से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिफाइलिस ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज कॉज्ड बाय। कहता है कि सिफाइलिस जो होता है सेक्सुअली ट्रांसफर, जब आप सेक्स करते हैं तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर होता है सिफाइलिस। तो ये किस प्रकार का रोग है? जो सिफाइलिस है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कॉज्ड बाय, किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो ये प्रायः ट्रेपोनीमा के द्वारा उत्पन्न होती है। किसके द्वारा? ट्रेपोनीमा। और इसमें क्या होते हैं? जननांगों में घाव हो जाते हैं और फफोले पड़ जाते हैं और फीवर रहता है। अगर समय से इलाज ना मिले तो रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। विब्रियो कॉलराई से क्या होता है? विब्रियो कॉलराई से कॉलरा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म ऑफ बायोपॉलीमर्स। निम्नलिखित में से कौन सा बायोपॉलीमर नहीं बनाता है? बताइएगा। इनमें से प्रायः जो बायोपॉलीमर्स है वो कौन नहीं बनाता? तो न्यूक्लियोटाइड जो है वो बायोपॉलीमर्स नहीं बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्केल डिस्क आर
ट्रैक्टाइल रिसेप्टर ऑफ, मार्केल की डिस्क स्पर्शनीय रिसेप्टर है, किसमें है? तो वो प्राय मैन में है। आप अगर मैन की देखेंगे तो स्किन पर, अगर ये आप देखेंगे स्किन का चित्र है, काट है, तो उसमें देखेंगे कि ये यहाँ ये छोटे-छोटे सेंसरी आते हैं, सेंसरी नर्व्स वगैरह आती हैं, जिन्हें हम मार्केल सेल या ट्रैक्टाइल डिस्क के नाम से जानते हैं। ये स्पर्श को ग्राह्य करते हैं। किसको ग्राह्य करते हैं? स्पर्श को। तो ये त्वचा का कटा हुआ हिस्सा है। तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन, हेयर इन मैमल्स आर ड्राइवेटीज ऑफ, स्तनियों में बाल किससे व्युत्पन्न संरचना है? स्तनियों में जो बाल पाए जाते हैं वो प्राय किससे उत्पन्न होते हैं? तो बाल जो उत्पन्न होते हैं वो प्राय बाल उत्पन्न होते हैं एपिडर्मिस से। किससे? एपिडर्मिस से। डर्मिस, मीजोडर्मिस और एपिडर्मिस। स्तनियों में बाल किससे व्युत्पन्न रचनाएं हैं? तो वो प्राय आएगा एपिडर्मिस। तो ऑप्शन हम क्या सही करेंगे? सी। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स हमें जरूर करिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। आज ही हमारे ऐप को डाउनलोड करिएगा, क्रिएट अकाउंट करिएगा और आज ही परचेस करिए नए बैच को। मैं वादा करता हूं अगला नंबर आपका होगा चैनल में। इसी के साथ हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।